दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली में करीब 25 से ज्यादा ठिकानों पर मारे छापे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर आप पार्टी को लिया आड़े हाथों। कहा, गुजरात की जनता आगामी चुनाव में आप पार्टी के मंसूबों पर फेरेगी पानी। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता में आज हो सकता है विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तिथियों की हो सकती है घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वोत्तर दौरे के तीसरे दिन आज गुवाहाटी में मां कामाख्या के किए दर्शन। असम सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेलवे मंत्रालयों की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ। परियोजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कई मॉडल शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक वेबसाइट मां भारती के सपूत करेंगे लॉन्च। वेबसाइट के जरिए नागरिक सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में कर सकेंगे योगदान। वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों को मिलेगी मदद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में चली गोलियां। गोलीबारी में पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत। पुलिस ने संदिग्ध को लिया हिरासत में। भुवनेश्वर में खेले जा रहे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में आज मेजबान भारत का मुकाबला मोरक्को से। प्रतियोगिता में पहले जीत दर्ज करने के इरादे से मोरक्को के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली में करीब 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारी है। तो 25 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाले की अगर बात की जाए तो उसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो आबकारी नीति के खिलाफ कई ऐसी जगहों पर छापेमारी कर चुकी। बड़े बड़े जो शराब कारोबारी हैं उन पर शिकंजा कसती हुई केंद्रीय एजेंसियां कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो मनी ट्रेल है उसको फॉलो करते हुए लगातार शिकंजा कसता जा रहा है कि कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं बड़े शराब कारोबारियों की। और लगातार कई ऐसे तथ्य हैं जो सामने आ रहे, कई ऐसे राज इनसे पर्दा उठ रहा है। तो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई है। 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। हमने देखा था कि किस तरह से तमाम जो अलग अलग कई राज्य भी थे जहां पर छापेमारी की गई थी, गिरफ्तारियां हुई थी। उन गिरफ्तारियों से कई ऐसे राज है जो सामने आए, कई ऐसी कलैयां थी जो खुली। साफ तौर पर जो लाइसेंसिंग को लेकर एक पारदर्शी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया दिल्ली सरकार द्वारा, उसकी पोल खुलती हुई। और हमारे साथ नीरज जुड़ गए। नीरज, बड़ी कार्रवाई ईडी द्वारा 25 से ज्यादा ठिकाने हैं दिल्ली के जहां पर छापेमारी की गई है, ज्यादा जानकारी क्या कुछ? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है। आपको पता होगा इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के अंदर छापेमारी की कार्रवाई करी थी और समीर महेंद्रू को गिरफ्तार भी किया था। और इसके अलावा आप अगर देखें बेंगलुरु, गुड़गांव और मुंबई तक ये छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो आज भी प्रवर्तन निदेशालय ने 25 जगह पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो सुबह से ही कर रही है, जिसमें दिल्ली एनसीआर शामिल है। दिल्ली की कई सारी लोकेशन है और खासतौर से ये लोकेशन उन लोगों की है जो शराब कारोबारी हैं, शराब कारोबार में जिनको लाइसेंस मिला था, जिन्होंने दुकानें खोली थी। और इसके अलावा वो सरकारी अधिकारी जिन्होंने इनको सहयोग किया था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से करप्शन का खेल खेला गया था, क्योंकि इससे पहले 2 स्ट्रिंग ऑपरेशन सामने आए हैं जिसमें ये बात निकलकर स्पष्ट होती है कि शराब लाइसेंस के लिए पैसे का खेल खेला गया था। और इसमें विजय नायर की एक बड़ी भूमिका थी जिसको अरेस्ट कर लिया है सीबीआई ने। अब आज प्रवर्तन निदेशालय 25 जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। निश्चित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के पास ये तमाम इनपुट हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन का खेल खेला गया था। चलो,
साफ सी बात है कि कुछ ना कुछ तो गलत था ही, खास तौर पर जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है। नीरज, लगातार आप ये तमाम जो खबरें हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, वो पारदर्शी कभी थी ही नहीं। देखिए, बिल्कुल पारदर्शी नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से लाइसेंस दिया गया दुकानदार, खासतौर से जो शराब के कारोबारी हैं, आप अगर देखें कि 144 करोड़ की लाइसेंस की फीस है वो माफ कर दी गई, और उसका जो कह सकते हैं कि राजस्व का घाटा हुआ, तो वो आखिर क्यों माफ कर दी गई, उसके पीछे क्या रीजन था, क्या उसके एवज में कोई और बेहतर डील की गई थी। इसके साथ ही अगर आप देखें कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 1+1 शराब की बोतलें दी जा रही थी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि पूरी एक्साइज जो पॉलिसी थी उसके पीछे एक बड़ा खेल था, क्योंकि बड़े पैमाने पर कालाबाजारी भी हुई है। लोगों ने बड़े पैमाने पर शराब को कह सकते हैं कि अपने घरों के अंदर गोदामों में रख लिया था, और उसके बाद जब ये पॉलिसी रुकी तो उसके बाद उन्हीं शराब की बोतलों को बेचना भी शुरू किया। तो ऐसे भी कई सारे जो लोग हैं, और खासतौर से अगर आप देखें सीबीआई की जो FIR है उसमें 8 लोग ऐसे हैं जिनका शराब से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो सरकार और जो शराब कारोबारी हैं उनके बीच में मिडिलमैन की जो भूमिका है वो निभा रहे थे। समीर महेंद्रू, जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसने जो पैसे का जो लेन देन है वो मनीष सिसोदिया के एक करीबी हैं उन तक पहुंचाया था वो पैसा, और ईडी ने वो स्पष्ट जो अच्छा एक चीज और है, बिल्कुल एक चीज और है, हम जानते हैं कि 25 जगहों पर तो छापेमारी की गई है। वहीं अगर हम बात करें सोमवार को अभिषेक बोयिनपल्ली को भी गिरफ्तार किया गया था, कथित तौर पर दक्षिणी भारत की अगर बात की जाए वहां के कारोबारी हैं, क्या उनसे इसको लिंक करके देखा जा सकता है? क्या कुछ तथ्य वहां की गिरफ्तारी से निकलकर सामने आए? देखिए, बिल्कुल देखा जा सकता है, और उनको हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। और अगर हम उनकी अगर बात करें तो वो कारोबारियों से उनकी काफी निकटता है, और कई सारे जो कारोबारी हैं जिनको लाइसेंस मिला था उसको दिलवाने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। और मैं जैसा कि आपको बता भी रहा था, हालांकि उनका नाम FIR में नहीं था, लेकिन ईडी ने जब जांच शुरू की उसके बाद कई सारे तथ्य सामने आए और कई सारे जो चेहरे हैं वो भी सामने आए। और आज की जो छापेमारी की कार्रवाई है उसके बाद भी कई सारे चेहरे सामने आ सकते हैं, और आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां आंचल हो सकती हैं शराब नीति को लेकर। बिल्कुल, लगातार पर्दा उठता हुआ कि जो शराब नीति है उसमें कहीं ना कहीं बहुत झोल थे, कहीं ना कहीं ऐसी कई राज जिनसे पर्दा उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। अगली खबर भी आप पार्टी से ही जुड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने गुजरात में राजनीति चमकाने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी आरोपों का सहारा लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के आदेश पर आप पार्टी के नेता राजनीति के लिए गुजरात और वहां के लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे, और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी, ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। बात करते हैं चुनाव आयोग की, जो आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। माना जा रहा है कि आयोग इसमें दोनों राज्यों में जो आगामी चुनाव की तारीखें हैं उसका ऐलान कर सकता है। हाल ही में चुनाव आयोग की टीमों ने दोनों राज्यों में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया था, और उम्मीद की जा रही है कि दिवाली से पहले ही यहां पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। प्रदेश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है। 3 नवंबर को देश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। महाराष्ट्र की 1 सीट, बिहार की 2 विधानसभा सीट और यूपी की 1 सीट पर चुनाव होने हैं। इसके साथ ही हरियाणा की 1 सीट, तेलंगाना में 1 सीट और ओडिशा की 1 सीट पर विधानसभा उपचुनाव होंगे।
दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला बीजेपी के देश भर में राज्य कार्यालयों के जो प्रभारी हैं और कार्यालय मंत्रियों के लिए आयोजित की गई है। प्रदेश कार्यालय प्रभारी और कार्यालय मंत्रियों के लिए आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी मुख्यालय के प्रभारी और महामंत्री सांसद अरुण सिंह समेत देश भर के राज्यों के बीजेपी कार्यालय प्रभारी और कार्यालय मंत्री शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यशाला का आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है जब देश में आने वाले समय में 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं। साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यशाला बेहद महत्वपूर्ण है। तो अहम कार्यशाला है जहां पर हम बात कर रहे हैं आने वाले उपचुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों की भी बात की जा रही है कि पार्टी किस तरह से तैयारी पक्की कर रही है संगठनात्मक तौर पर, बूथ लेवल पर। वहीं 2024 के लिए भी दूरदर्शिता के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हम जानते हैं अभी कुछ दिन पहले जो गुजरात गौरव यात्रा है उसे भी शुरू किया गया है। कैसे चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी उसको लेकर इस कार्यशाला में मंथन और चिंतन होने की उम्मीद है। हम जानते हैं कि ये दोनों ही राज्य, चाहे हम बात करें हिमाचल प्रदेश की और साथ ही साथ बात करें गुजरात की, फिलहाल वहां भाजपा की सरकार है, तो उम्मीद यही है कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों में भी किस तरह से ये कार्यशाला जो है वो बूथ लेवल पर जो तमाम वर्कर्स हैं उन्हें मजबूत करेगी। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेश राजेश। कार्यालय जो ये कार्यशाला है, दीप प्रज्वलन के साथ इसका जो आयोजन है उसकी शुरुआत हुई है। साफ तौर पर उपचुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव भी है और साथ ही साथ 2024 के लिए भी तैयारी करती हुई भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर संगठन को मजबूत करने के लिए अपना कार्यक्रम चलाती है। बूथ स्तर से लेकर के और दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता है, प्रवास होता है और नेताओं को अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन कार्यालय प्रभारी और जो कार्यालय मंत्री हैं उनकी बैठक बहुत ही यूनिक बैठक हम कह सकते हैं कि अमूमन अन्य पार्टियों में आप देखेंगे कि छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको बड़े नेताओं से मिलने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी पदाधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं मौका देती है, बड़े नेतृत्व के सामने खड़े होने का मौका देती है, उनसे मिलने जुलने का, ताकि ग्रास रूट पर जो काम पार्टी के द्वारा किया जा रहा है उसमें क्या क्या विसंगतियां आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, उससे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी रूबरू होने का मौका मिलता है आंचल। इसलिए यह जो प्रदेश के कार्यालय के प्रभारी और कार्यालय के जो मंत्री हैं उनकी बैठक एक लंबे अंतराल के बाद हो रही है और इस बैठक को जेपी नड्डा जो है उन्होंने संबोधित किया है। इसके अलावा बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद हैं और कार्यालय प्रभारी दिल्ली मुख्यालय के जो है अरुण सिंह जो महासचिव भी हैं और सांसद भी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव से इतर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी ने अपना बिगुल फूंक दिया है उस बिगुल की जो आवाज है वो ग्रास रूट तक सुनाई पड़े, इसके लिए तमाम प्रदेश कार्यालयों के मंत्रियों और प्रभारियों को बुलाया गया है ताकि जमीनी स्तर पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। और बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है कि वो 2-2 दिन जो है 3 लोकसभा क्षेत्रों में वो प्रवास करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के एक जिले में वो जाएंगे, उसके अलावा कश्मीर के एक जिले में जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना अंदाज है संगठन के लिए काम करने का, संगठन को मजबूत करने का, वह कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बीजेपी उन सीटों को आचम चिन्हित कर रही है जहां पर बीजेपी पहले चुनाव हार चुकी है या फिर कमजोर स्थिति में है, उसको मजबूत कर कैसे आने वाले दिनों में उस पर विजय पताका लहराया जाए, इसके लिए बीजेपी मशक्कत कर रही है। बिल्कुल, अपना मैंडेट बढ़ाने की किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी उस पर चिंतन मंथन हो सकता है। लेकिन एक बार राजेश मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप लगातार भाजपा को कवर करते आए हैं कई सालों से, कि बूथ लेवल के हर उस कार्यकर्ता को कितना ज्यादा
अहमियत देती है भाजपा, ये हमने देखा है, क्योंकि संगठन की तैयारी और संगठनात्मक शक्ति की एक पहचान है जिस तरह से भाजपा लगातार चुनावों में काम करती आई है बूथ लेवल पर। देखिए बिल्कुल, वो बीजेपी का नारा रहा है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। बूथ के लिए वो जो है निचले स्तर तक बूथ के प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है, और इस तरीके से जो ग्रास रूट पर भी भारतीय जनता पार्टी के जितने विंग हैं, चाहे युवा मोर्चा की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें, जो मेन विंग है, इसके अलावा एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र नेता हैं, इन तमाम जो संगठन हैं, इनकी जो शाखाएं हैं, जो छोटे छोटे संगठन हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तमाम लोगों को ग्रास रूट पर लगाया जाता है। और इसके लिए सालों भर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैठकों का आयोजन करती है। और आपने देखा होगा, आपको याद हो कि जब उत्तर प्रदेश चुनाव की आज मतगणना जो है वो सामने आई और शाम में विजय पताका फहराने के बाद, बीजेपी दफ्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के बाद, अगले ही दिन जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल प्रदेश में अपनी दौरा करने के लिए, यात्रा करने के लिए वो निकल पड़े। गुजरात में दौरे के लिए लोग निकल पड़े। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है आंचल कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, किसी भी चुनाव को आसानी से वो छोड़ती नहीं है, और अंतिम जो है वो किला फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है। और इसी कड़ी में जो प्रदेश कार्यालय के प्रभारी हैं और कार्यालय के जो मंत्री हैं, उनको बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर बैठक जो है वो चल रही है, और इस बैठक में कहीं ना कहीं जमीनी स्तर तक जो है चर्चा होगी, उनको लाभबंद किया जाएगा, चाक चौबंद किया जाएगा, और एक सम्मान का एहसास भी होगा कि जो प्रदेश प्रभारी हैं, कार्यालय के जो मंत्री हैं, उनकी मुलाकात अगर बड़े नेताओं से नहीं हो पाती है तो उन्हें बड़े नेताओं के साथ रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। और हमने कोरोना काल में भी देखा और कोरोना के बाद भी देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो, जो ग्रामीण स्तर पर जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी वो रूबरू होते रहे, उनसे बातचीत करते रहे और ये जानने की कोशिश करते रहे कि पार्टी के लिए क्या दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को कैसे सहूलियत में तब्दील की जा सकती है। इसके लिए रायशुमारी भी भारतीय जनता पार्टी में होती रही है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अभिनव प्रयोग है, एक अभिनव प्रयोग है कि बिल्कुल दूसरी पार्टियों में आप अमूमन नहीं सुनते होंगे कि प्रदेश कार्यालय के प्रभारी और जो मंत्री हैं, जो कार्यालय चलाते हैं, उनके साथ बिल्कुल, क्योंकि ये प्रभारियों का ही काम होता है राजेश, कि किस तरह से जब चुनाव की सुगबुगाहट होती है तो किस तरह से जनता का मन पढ़कर वो जब वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर लोगों को नियुक्त किया जाता है पार्टी द्वारा, तो कैसे समन्वय के साथ काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने कामाख्या मंदिर जाकर दर्शन किए। 108 शक्ति पीठों में से एक कामाख्या मंदिर में राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। द्रौपदी मुर्मू के साथ असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, असम परिवहन मंत्री परिमल शुक्लबैद और असम के वन एवं पर्यावरण मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी सहित कई नेता मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए मां भारती के सुपूत वेबसाइट लॉन्च करेंगे। AFBCWF एक त्रिसेवा कोष, जिसका उपयोग युद्ध के हताहतों के परिजनों एवं आश्रितों को अनुग्रह राशि के तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने ड्यूटी के दौरान सक्रिय सैन्य अभियानों के दौरान मारे गए दिव्यांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याण योजनाएं शुरू की। नागरिकों, कॉरपोरेट प्रमुखों, उद्योग जगत के प्रमुखों की ओर से सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए योगदान दिया जाता है। इस नेक काम के लिए भारतीयों को भागीदार बनाने के लिए ये वेबसाइट शुरू की जा रही है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सद्भावना राजदूत बनना स्वीकार किया। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रमुख अधिकारी सहित कॉरपोरेट प्रमुख और कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। समारोह में अनेक युद्धों में अलंकृत सैनिकों के माता पिता और रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया गया है। खबर जयपुर से, जहां आज 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का शुभारंभ हुआ।
प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोधों को साझा करने के लिए जियो इंडिया 2022 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। Any country in the world which has been able to bring the cost of solar down in the manner that India did, and I'm not saying it, when I was having bilateral talks with the Secretary Energy in the United States in DC a few days ago, they said it. And also, if there's any country that can make an effective transition to green energy, and I mean green hydrogen here, in terms of providing the scale, it is India. Again, it's not something I am saying, it is something that is acknowledged outside. Our companies are already selling green ammonia to firms in Europe. विधि और न्याय मंत्रालय आज से गुजरात के एकता नगर में कानून मंत्रियों और सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विधि मंत्री और सचिव भाग लेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में भारत की कानून प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा, जिसमें नीति निर्माताओं को भविष्य की कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने सर्वोत्तम अनुभव साझा करने का भी अवसर मिलेगा। इससे नागरिकों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के हित में समग्र कानून प्रणाली को उन्नत बनाने और लोगों को समावेशी और ऊर्जावान नए भारत के लिए सशक्त करने में मदद मिलेगी। वॉशिंगटन डीसी के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 5G सेवाओं के लॉन्च से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भारत में 5G तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे कहीं और से आयात नहीं किया गया और ये देश का अपना उत्पाद है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत अब अन्य देशों को 5G तकनीक मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि हमें भारत की इस उपलब्धि पर बेहद गर्व है। That we've launched in our country is completely indigenous, standalone. There could be some critical parts coming from, say, countries like Korea, but certainly not coming from somebody else. So completely indigenous technology that we can now provide 5G for countries which they want, which whoever wants it. So our 5G is not imported from somewhere else, it's our own, product. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने आज साबरमती आश्रम का दौरा किया। उन्होंने साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने साबरमती आश्रम में जो विजिटर्स बुक है उस पर भी हस्ताक्षर किए। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में आज जिला अदालत ज्ञानवापी परिषद में स्थित कथित रूप से शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच अथवा कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला सुनाएगी। इससे पहले श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन को लेकर दायर याचिका में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मिले शिवलिंग की जांच की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने अपील की थी। जिला अदालत व्यापक रूप से सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाएगी। राजनीतिक दलों को चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्य याचिका गैर सरकारी संगठन इंडिया की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज को एक रूप में रिश्वत देने जैसा है। साथ ही इस योजना में पारदर्शिता की भी कमी है। नई दिल्ली के छतरपुर में 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दिव्यांग युवाओं के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी दिव्यांग युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए समर्पित ट्रस्ट आर्ट सेंचुरी द्वारा आयोजित की जा रही है। इस कला प्रदर्शनी द्वारा लगभग 47 कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। प्रदर्शनी में समाज के कई अनदेखे और अनसुने पहलुओं को देखने का मौका मिलेगा।
बना रहा है एंड आई थिंक इसको नेचर फोटोग्राफी की तरफ हम लेके जाएंगे एंड वी वांट कि लोग रिकग्नाइज करें और इसका काम देखें, इसको कमीशन दें, इसको आगे असाइनमेंट्स दें और अप्रिशिएट करें बिकॉज तारित इज़ लाइक एनीबडी एल्स। को आप कुछ भी कभी देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बनाते हैं वो। सो अभी भी ये हफ्ते में 5 दिन अपने स्टूडियो जाते हैं और खूब सारी चीज़ें बना रहे हैं और इनकी चीज़ें अब गॉड्स काइंडनेस बिकती भी हैं। भारतीय सेना हमेशा मानवीय सहायता के लिए सबसे आगे देखी जाती है। इसी कड़ी में सेना के स्ट्राइकिंग लॉयन डिवीजन की टुकड़ियों ने भूस्खलन के बाद उत्तरी सिक्किम के लाचुंग में फंसे महिलाओं और बच्चों सहित 550 पर्यटकों की सहायता की। इस दौरान सैलानियों को चिकित्सा सहायता और भोजन प्रदान किया गया और मौसम की स्थिति के मुताबिक सुरक्षा के लिए निर्देशित भी। खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वहीं सीमा पर तैनात जवान भी उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। इसी कड़ी में बीएसएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी। दरअसल बीएसएफ जवानों ने गुरदासपुर में सीमा पर उड़ रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आइए आपको सीधे चलते मीडिया सेंटर, जहां पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं। Spare time because he was following a very pressing routine in the last few weeks. In spite of that, he's given us time to convene this meeting. And incidentally, this also assumes significance because this is we have just completed 75 years of independence, and incidentally also completed the 80 years of CSIR, as was being mentioned by the Director General, having begun in 1942 with, I think, possibly the first laboratory in Jammu, headed by Sir Ramnath Chopra, and now we have a whole galaxy of 37 laboratories, each of them dedicated to different themes. And what has been important in the last 3 years, because when we report to the President and then also receive the President's guidelines, the roadmap for the next 1 year, I think it's also important to recall the major hallmarks of what has happened during the last 3 years of this society being in place. I think this, because of the special patronage, indulgence and personal interest taken by the President or the Prime Minister of the country and President of the CSIR, each of our laboratories has been successful in distinguishing itself in one or the other way. Like, for example, as she was mentioning, the drone came from Bangalore, the heliport technology came from Hyderabad, the Aroma mission and the Purple Revolution came from Jammu, the first hydrogen fuel bus came from Pune, the steel slag, what she was referring to for the road construction frame, from your Delhi laboratory, and now we also, with the encouragement and endorsement received from the President CSIR, the Prime Minister, I think another major achievement was that the traditional knowledge digital library has now been made accessible and open to the other stakeholders as well, which was earlier on limited only to the patent holders. And we have also engaged in with the Ministry of Culture in an exercise of opening science museum. So these are some of the hallmarks in the last 1 or 2 years during the tenure of this society. This is something that we need to recall and present before the President and then receive his. And of course, I think one important feature which I was telling when the DG took place, of course, that is also something I can point out, that it is after 80 years that we have a woman DG now in CSIR. So that is also something which has happened only during this tenure. And the day she took over, one of the aspects that I pointed out to her was that CSIR needed to emphasize on the alphabet I. So I had not been given the kind of emphasis that it deserves. So it is Council of Scientific Industry Research. And I'm glad that now we are in the process of engaging industry in a very big way. Rather, I personally feel making it a stakeholder, equal stakeholder right from the beginning, so that they feel the pinch of being stake, not the glory of being stakeholder, so that they hold on to us, to our research and development, and also sustain our startups and sustain our
research projects. So these are some of the features which have happened in the recent past, and I think that's about all. I don't want to take time. Depending on what exactly you are interested in, we'll talk about it further. Now the floor is open for the media, please. Yeah. Mr. Bhatia. तो आप सुन रहे थे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जो कि CSIR की उपलब्धियों पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि CSIR का अगर इतिहास देखें तो पहली बार महिला DG को नियुक्त किया गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो तमाम प्रयोगशालाएं हैं CSIR की, वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। आइए रुक करते हैं अन्य खबरों को और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कई गाँव में पानी घुस गया तो कहीं नदियाँ उफान पर हैं। वहीं कई नदियों के किनारे जो बसे हुए बस्तियां हैं वो पानी में डूब गई। प्रशासन भी राहत और बचाव काम में जुटा हुआ है। जगह जगह लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात अगर गोरखपुर की करें तो भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए। बीते कई दिनों से राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर ने कई गांवों को बाढ़ की चपेट में ले लिया। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से जनपद के करीब 160 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राप्ती नदी के किनारे बसे शेरगढ़ गांव बाढ़ के पानी में चारों तरफ से घिर चुके हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश को लेकर, जहां अनंतपुर जिले में कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है और शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं निचले इलाकों में बने घर भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां सुबह और शाम अब मौसम धीरे धीरे सर्द होने लगा। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन में बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम में नमी बरकरार है। ऐसे में गुलाबी ठंड महसूस होने लगी। वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि अधिकतम तापमान अभी भी 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। हालांकि ये भी सामान्य से कम ही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान तो इसी के आसपास दर्ज होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। दोनों राज्यों को 15 अक्टूबर को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से हो रही है। इस बैठक के बाद दोनों राज्य अपने जवाब तैयार करेंगे, जो उन्हें कोर्ट में दाखिल करना होगा। दोनों राज्यों द्वारा किए जाने वाले जवाब से ही तय होगा कि ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा। बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र यानी आज के दिन की, तो शेयर बाजार की रफ्तार तेज है। सेंसेक्स 58,283 अंकों के साथ खुलने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी की अगर बात की जाए तो 17,300 के आसपास निफ्टी जो है वो कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस अगर शुरुआती कारोबार की बात की जाए तो 5% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं बात करें तमाम जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, बैंकिंग, मेटल्स और उसके साथ साथ डिफेंसिव सेक्टर्स की अगर हम बात करें, जिसमें जो स्टॉक्स हैं वो बढ़त के साथ कारोबार करते हैं। अभी भी जो शेयर बाजार है 58,335, 1,000 से ऊपर के अंकों की बढ़त, और निफ्टी 17,320 पर। बात करते हैं कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर, जिसमें 20 लाख
बैरल प्रतिदिन की कटौती का निर्णय ओपेक प्लस के सदस्य देशों ने लिया और इस निर्णय का उद्देश्य विशुद्ध रूप से आर्थिक है, उन्होंने ये माना। इस निर्णय से विश्व में तेल मूल्य स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये बात सऊदी अरब ने अमेरिका के उस आरोप के बाद कही। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां इस वक्त राष्ट्रपति जो है वो असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। आइए सीधे चलते हैं वहां। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मनोज मेमू जी, महिला और बाल कल्याण मंत्री श्रीमती संजना जी, सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री विमल वसत जी, सामने बैठे हुए जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। कार्यभार ग्रहण करार पाছত प्रथम बारई भावे आपनालोक সকলোৰে মাজতো অসমত উপস্থিত হৈ মই অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ। असम के भाई बहनों के स्नेह और उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आज इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे माँ कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं माँ कामाख्या देवी से असम के भाई बहनों सहित सभी देशवासियों की प्रगति और समृद्धि की कामना करती हूँ। असम के विकास से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। इन परियोजनाओं का शुभारंभ श्रीमद शंकरदेव कलाक्षेत्र के इस सुंदर सभागार में होना मैं एक सुखद संयोग समझती हूँ। मैं श्रीमद शंकरदेव जी की स्मृति के प्रति भावपूर्ण नमन करती हूँ। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी असम सहित पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। आज शुरू की जा रही परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, सड़क निर्माण, पेट्रोलियम तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी ये परियोजनाएं मैं आशा करती हूँ आगे जाकर असम को एक ऐसे स्थान पे पहुंचाएगा, भारत केवल नहीं पूरा विश्व इसको देखते रहेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता की कामना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से असम सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हमारे भाई बहनों के जीवन में सुविधाएं बढ़ेगी, व्यापार और रोजगार के लिए अवसर मिलेगी, परिवहन की सुविधाएं बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। देवियों और स्वजनों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी विकास का आधार होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित आसाम भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र बिंदु। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। असम का विकास पूरी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास का इंजन हो सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत माता परियोजना के तहत देश भर में माल ढुलाई और लोगों की आवाजाही को और अधिक सुगम बनाने के लिए लगभग 35,000 किलोमीटर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रभावी और मजबूत करने की महत्वाकांक्षा की योजना है। इसमें असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का हिस्सा
5000 किलोमीटर का है। इसे मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाने का ये लक्ष्य है। आज मुझे कई योजना ज़्यादातर सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करने के कार्य का मुझे अवसर मिला। सड़क परियोजना की सफलता और प्रगति के लिए मैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को तथा उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। असम और पूर्वोत्तर का ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। मुझे बताया गया है कि असम भारत के कुल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 13% या 13% का योगदान देता है। इसी तरह भारत के टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 15% पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही आता है। आज मुझे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित बंद सिलचर में बने आधुनिक डिपो का उद्घाटन करने के विशेष प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस डिपो के द्वारा संपूर्ण बराक घाटी के साथ साथ त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। पूर्वोत्तर की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में इस महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए मैं श्री रामेश्वर तेली जी, उनके यूनियन मिनिस्टर एवं उनके पूरे टीम को मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, केंद्र सरकार का असम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे गुवाहाटी से नागालैंड के सोकोवी और मेघालय के मेहंदी पत्थर तक ट्रेन को प्लाग अप करने विशेष प्रसन्नता हो रही है। कल मुझे त्रिपुरा में अगरतला को गुवाहाटी और कलकत्ता तक तथा मणिपुर के संगसांग तक जोड़ने के लिए नए रेल रूट की शुरुआत करने का अवसर मिला। आज आज्ञाथुरी तक मॉडर्न कार्गो का कोचिंग टर्मिनल का शिलान्यास भी किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट से व्यापार और आवागमन की सुविधा के साथ साथ इस क्षेत्र में टूरिज्म की संभावनाएं भी बढ़ेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा भारत रेलवे के पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, असम के चाय के बागान और यहाँ के चाय की महक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मुझे बताया गया है कि देश के कुल चाय उत्पादन के 50% से भी अधिक योगदान केवल असम के चाय बागानों का ही होता है। आज सुबह काम करने वाले कुछ भाइयों और बहनों से मिलकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई है। चाय बागान में काम करने वाले हमारे भाई बहनों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए 100 मॉडल सेकेंडरी स्कूल का शिलान्यास करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। मेरा मानना है कि ग्रास रूट लेवल पर शिक्षा को मजबूत बनाकर ही हम कुशल भावी पीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उनका सर्वांगीण विकास ही एक सभ्य समाज की निशानी है। असम में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए आज शुरू की गई 3000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र एक सराहनीय पहल। इसीलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री तथा उनके पूरा टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ। असम के समग्र विकास के लिए लागू की जा रही विभिन्न परियोजना के लिए मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी तथा उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। अंत में एक बार फिर
मैं कुछ अपना व्यक्त संपन्न करने से पहले मुख्यमंत्री जी मेरे लिए जो आग्रह किए थे, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल जो मेरे सम्मान में जो सिविक रिसेप्शन आयोजन किया गया था, वहाँ मुझे आसाम के बेटी या आसाम के आप लोगों से एक हूँ, वो जो बताए थे मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुझे रिक्वेस्ट किए हैं कि आसाम आने के लिए, क्योंकि ये राज्य मेरा भी है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। अंत में एक बार फिर मैं आपके लिए स्नेह और स्वागत के लिए असम के भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। मैं असम की प्रगति और आप सब निवासियों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो अब गुवाहाटी से सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जहां वो संबोधन दे रही थी। साफ तौर पर आज सुबह ही उन्होंने कामाख्या देवी के दर्शन किए, काफ़ी मन उनका खुश हुआ, सुख समृद्धि की सबके लिए उन्होंने कामना की, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने लगातार जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उनको धन्यवाद दिया कि किस तरह से उन्हें असम की बेटी के रूप में बहुत मान सम्मान मिला इस यात्रा के दौरान। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये जो असम का दौरा है ये उन्हें चिरस्मरणीय रहेगा कि किस तरह से यहाँ पे जो तमाम योजनाएं और परियोजनाएं जिसका शिलान्यास वो कर रही हैं वो आगे आने वाले समय में राज्य के लिए लाभदायक साबित होंगी। बढ़ते आगे और बात करते हैं लेह की। तो लेह में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ लद्दाख महोत्सव 2022। कोविड महामारी के कारण 2 साल के ब्रेक के बाद 4 दिवसीय लद्दाख उत्सव शुरू हो गया। बर्फबारी के बीच जिले के विभिन्न हिस्सों में 35 सांस्कृतिक मंडलों ने लेह की गलियों में रंगारंग जुलूस निकाला। पोलो मैदान में मंडलियों ने लेह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया। तो लेह का ये जो सांस्कृतिक समारोह है ये अपने आप में काफ़ी अहम विरासत संजोए हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 साल बाद ये शुरू हुआ है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश चंद्र जुड़े हुए हैं लद्दाख से। रमेश, अगर बात की जाए तो 2 साल के बाद ये जो सांस्कृतिक महोत्सव है लेह का वो शुरू हुआ है। तमाम 35 से ज़्यादा ऐसी सांस्कृतिक मंडलियां हैं जो इस संस्कृति की विरासत को संजोकर सबके समक्ष पेश कर रही हैं। ये आप 2 साल के बाद लद्दाख में एक फेस्टिवल, लद्दाख फेस्टिवल जो लगातार हजारों साल से चल रही थी, उसको 2 साल के बाद अंतर के बाद आज कल से शुरू किया है। और यहाँ पर अभी हम दूसरे दिन लद्दाख फेस्टिवल का चोकन विहार में है। चोकन विहार में अभी तक जो दिक्से मोनास्ट्री के मॉन्क्स हैं और आप देख सकते हैं कि मास्क डांस परफॉर्म कर रहे थे। ये जो लद्दाख का जो है लेह में हजारों साल का सांस्कृतिक विरासत है, उसको एक टूरिज्म का जरिए प्रेजेंट करने के लिए और इसके साथ ही साथ जैसे प्रेजेंट करते हुए उसको प्रोटेक्ट कंजर्व करते हुए ये फेस्टिवल अहम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, और साफ तौर पर ये वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं रमेश, उनके लिए भी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने का मौका है। हमने देखा कि क्योंकि 2 सालों के अंतराल के बाद ये महोत्सव इसका आयोजन किया जा रहा है, आम लोगों की प्रतिक्रिया भी काफी उत्साहजनक है। जरूर, लद्दाख जो है अब विंटर शुरू हुई है। यहाँ पर अब एक कल्चरल फेस्टिवल्स जो और आर्चरी, आइसाकी, ये चीज़ें जो अब से सीजन में शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जो कल्चरल इवेंट्स जो है आम आदमी से कैसे जुड़े हुए हैं। अभी लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल हो या तो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये जो विरासत जो बाहर विलेजों से गांव से लेके ले आके प्रेजेंट करने के जी रमेश, गांव में जो रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इस संस्कृति को वहीं पर प्रिजर्व करने के लिए प्रणाली बनाए हुए हैं। बिल्कुल, रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, आप लेह में हैं, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए आप दिखाएं कि पीछे
जो हम संस्कृति और विरासत से जुड़ी हुई एक झलक देख पा रहे हैं। अगर आप कैमरामैन को बताएं कि वो झलक जो है वो दिल्ली वालों को भी दिखाई जाए कि लेह में ये जो आयोजन है वो कितना सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ये अभी जो एक शावा डांस था जो एपेक्स का वो जस्ट खत्म हुई है, जैसे दूसरे शुरू होगा हम जरूर दिखाएंगे लाइव में जी देशवासी। बिल्कुल। अगर सबसे खास आकर्षण की बात की जाए रमेश, तो इसका इस महोत्सव का सबसे खास आकर्षण क्या रहेगा? ये एक मोनेस्ट्री, हर मोनेस्ट्री में ये जो छाम्स बोलते हैं लोकली, ये मास्क डांस, ये एक यूनिक हर एक मोनेस्ट्री का जो 4 सेक्ट का यहाँ का बुद्धिज्म का सेक्ट है और चारों सेक्ट्स का अलग अलग मास्क डांसेस होते हैं। आज इस मोनेस्ट्री से जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिगेस्ट मोनेस्ट्री यहाँ लेह में, उनका मॉन्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ आज एक और इंटरेस्टिंग बातें जो पिछले एक वर्कशॉप से भी उसको रिवाइव करने के लिए सैंड मंडला, जो मंडला जो हम इसको साइंस में भी आप अडॉप्ट कर रहे थे, एक सिमेट्रिक पैटर्न डिजाइन्स जो बनाते हैं हर मोनेस्ट्री में, या अब तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि हर रिलीजियस। बिल्कुल रमेश, हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर क्योंकि जो आयोजन किया जा रहा है उसकी आवाज हमें आ रही है। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर फिर से जी किस तरह से वहां पर आयोजन किया जा रहा है। आपसे आगे भी लगातार लाइव में अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की वानगी हम वहां से देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो लेह लद्दाख का जो ये महोत्सव है अपने आप में बेहद खास है। 2 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। 35 से ज्यादा जो सांस्कृतिक मंडलियां हैं वो वहां पर जुड़ी हुई हैं। तो एक हम कह सकते हैं विजुअल ट्रीट उन सभी के लिए जो संस्कृति से प्यार करते हैं। रुक करते अगली खबर का जो कि माली से है। तो माली में एक बस विस्फोट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल। चरमपंथी हिंसा के गढ़ कहे जाने वाले मोप्ती इलाके में बस विस्फोटक उपकरण का शिकार हो गई। प्रशासन ने कहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि माली लंबे समय से चरमपंथी विद्रोह से जूझ रहा है, जिसके कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में आए दिन गोलीबारी की खबरें सामने आती हैं और अब दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तर कैरोलिना से ही ऐसी खबर सामने आई है। एक रिहायशी इलाके में गोलीबारी हुई जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। मेयर मैरी एन बॉल्डविन ने वारदात में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया। इस घटना में कम से कम 4 लोग घायल हुए जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। वारदात वाले इलाके में लोगों को आगाह किया गया कि वे बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। पूरे इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई। इसके अलावा इस मामले में उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर रॉय कूपर ने शहर के मेयर से भी बात की और पूरे इलाके में सख्त कानून व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। खबर उत्तर कोरिया से जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। ये जानकारी न्यूज एजेंसी एपी ने दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से दी। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वी समुद्र तट की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया ने दोनों देशों की साझा सीमा के निकट लड़ाकू विमान उड़ाए, जिसके जवाब में उसने भी लड़ाकू विमानों को रवाना किया। बता दें कि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च से पहले उत्तर कोरिया ने गुरुवार को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का भी परीक्षण किया था। किम जोंग उन की निगरानी में उत्तर कोरिया सैन्य क्षमताओं का लगातार विस्तार कर रहा है और उत्तर कोरिया की ओर से पिछले दिनों दागी गई मिसाइल्स के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया। तो गुरुवार को जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा रूस द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के विलय पर निंदा कर रही थी, वहीं रूसी सेना यूक्रेनी माइकोलिव शहर पर मिसाइलों की बौछार कर रही थी। उसने यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के क्षेत्रों पर ईरान निर्मित कामिकेज ड्रोन से भी हमले किए। कीव के क्षेत्रीय गवर्नर के मुताबिक हमला कीव के नजदीकी क्षेत्रों में हुआ।
यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक क्षेत्र में अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। उधर यूक्रेन के दक्षिणी मोर्चे पर जारी लड़ाई के बीच माइकोलिव शहर में रात भर हुई गोलीबारी के चलते 5 मंजिला इमारत नष्ट हो गई। इस बीच यूक्रेन ने भी रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों को दोबारा अपना अधिकार जमाने के लिए उस पर जवाबी कार्रवाई की है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।